हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू एमआई केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज हम करने वाले हैं जो हमने चैप्टर खत्म कर दिया है सॉल्यूशंस क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का, ठीक है। उसके 7 सालों में जो क्वेश्चंस पूछे हुए हैं जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड एग्जाम्स में, वो हम आज करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो, ये 7 सालों के क्वेश्चंस आप बड़ी ही आसानी के साथ कर सकते हो अगर आपने जो मैंने लेक्चर्स बनाए वो सारे के सारे लेक्चर्स देखे होंगे, तब ही आप कर पाओगे, ठीक है। तो आपको मैं कुछ चीजें बता देता हूं। पहले आपको करना क्या है, कब आपको ये जो वीडियो है ये देखनी है, ठीक है। सीधा यही वीडियो उठा के आपको नहीं देखनी है। अगर आप मेरे बैच से पढ़ रहे हो और आप सीरियस हो स्टडी करने में, तो आपको पहले क्या करना है, जो मैंने 10 लेक्चर्स बनाए, ठीक है, किसी किसी लेक्चर के एक एक दो दो पार्ट है, टोटल 12 लेक्चर्स हैं। आई थिंक सोल्यूशन चैप्टर के टोटल 12 लेक्चर्स हैं। तो आप पहले 12 के 12 लेक्चर्स देखो, ठीक है। 12 के 12 लेक्चर्स पहले देखो, उसके बाद आप देख के देखो, देखने के बाद साथ साथ उनके नोट्स बनाओ, अच्छे से नोट्स बनाओ, ठीक है। फिर एक रिवीजन करो नोट्स को, ठीक है। रिवीजन करने के बाद जो जो डेरिवेशंस हैं सोल्यूशन चैप्टर के अंदर, जो जो डेरिवेशंस हैं, सारी ही डेरिवेशंस को दो दो बार आप अपनी नोटबुक के ऊपर सॉल्व करो, अपने दिमाग में बिठाओ, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चंस मैंने वीडियोस के अंदर कराए, लेक्चर्स के अंदर कराए, वो आपने करने, वो क्वेश्चंस पहले सॉल्व करने, ठीक ठीक है। जो मैंने बताया आपको वो सब कुछ करना है। उसके बाद पूरा ये सब कुछ करने के बाद एक रिवीजन और करके, ठीक है, जब आपके दिमाग में सब कुछ बैठ गया होगा, ठीक है, उस टाइम आप ये जो आज की वीडियो है ये देखोगे, जेके बोस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड के। देखो, ये बहुत ही आसान क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं। मतलब पूरी ही जो 12th की केमिस्ट्री है, पूरी केमिस्ट्री के अंदर से क्वेश्चंस बहुत आसान पूछे जाते हैं, लेकिन बस कंडीशन यही है कि आपको पूरा साल मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप पूरा साल मेहनत करोगे, हर एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ोगे, तो आप आराम से पेपर पूरा करोगे, ठीक है। आपके 99, 98 मार्क्स भी आ सकते हैं, ठीक। तो इतना कुछ करने के बाद आपको ये वाली वीडियो देखनी है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं ये वाली वीडियो। इसके अंदर पहले मैं आपको सिलेबस दिखाता हूं, जो हमने पहले लेक्चर वाले दिन देखा था। हम देख लेते हैं क्या हमने सारे के सारे टॉपिक्स अच्छे से कवर कर लिए हैं कि नहीं किए, ठीक है। तो यहां हमारा ये रहेगा सिलेबस। ये देखो, ये हमारा सिलेबस है, ठीक है, जो हमने फर्स्ट लेक्चर वाले दिन देखा था। तो आज 12 लेक्चर्स के बाद, ठीक है, 12 लेक्चर जब हमने ले लिए इसके, इस चैप्टर के 12 लेक्चर बनाए, तो उसके बाद हमारे सारे ही टॉपिक्स कवर हो चुके हैं बहुत ही अच्छे से, ठीक है। जहां न्यूमेरिकल कराने थे वो भी कराए, ठीक है, जहां कोई डिटेल थी वो भी कराई, टेक्स्ट बुक के अंदर जितनी भी चीजें थे वो भी कराई, और साथ में कुछ एक्स्ट्रा जो थी वो भी मैंने कराई, सब कुछ कराया। बस आपको मेहनत करनी है। और मैंने 1000 बार बोला है बीच में कि आप टेलीग्राम पे मेरे से पूछ सकते हो। तो अभी भी अगर आपको कहीं कोई भी प्रॉब्लम है, आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, और सारे ही लेक्चर्स के नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भी मिल जाएंगे, ठीक है। जो मैं यहाँ कराता हूँ बोर्ड पे, वही सेम टू सेम नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भी हर एक लेक्चर के मिल जाएंगे, ठीक। तो अभी पहले देखो हमारे सिलेबस में क्या था। देखो, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस था, और सॉल्यूशन क्या होता है वो हमने स्टडी कर लिया, ठीक। एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स, मतलब जो मेथड ऑफ कंसंट्रेशन जो हमने देखी थी ना, कंसंट्रेशन टर्म्स, वही वो हमने स्टडी कर लिया अच्छे से। सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स, ये हमने स्टडी कर लिया। और टेक्स्ट बुक में सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स था, वो भी हमने स्टडी कर लिया, ठीक है। आगे लिखा है सॉलिड सॉल्यूशंस, ये भी आपको पता है सॉलिड सॉल्यूशंस क्या होते हैं। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज भी हमें पता है, हमने स्टडी कर लिया। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है, ये हमने स्टडी कर लिया। रोल्स लॉ भी हमने स्टडी कर लिया। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट स्टडी कर लिया। डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट भी हमने कर लिया बहुत अच्छे से, ठीक है। उसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर भी हमने अच्छे से कर लिया। उसके बाद हमने डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मासेस यूजिंग क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, ये भी हमने अच्छे से स्टडी किया। आपको पता है मॉलिक्यूलर मासेस लिखा है और बुक पे मोलर मासेस लिखा हुआ है, दोनों ही चीजें सेम है, बहुत बार मैंने आपको बताया। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस, ये भी हमने स्टडी कर लिया। वेंट हाफ फैक्टर भी हमने स्टडी कर लिया, ठीक है। एंड कैलकुलेशंस इन्वॉल्विंग इट, वेंट हाफ फैक्टर को यूज करके जो कुछ कैलकुलेशंस होती हैं वो भी हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, ठीक है। और जैसे कैलकुलेशन में डिसोसिएशन निकालना, एसोसिएशन निकालना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, एसोसिएशन, वो सब कुछ हमने खत्म कर लिया, ठीक है। सारे का सारा हमारा चैप्टर ये खत्म हो गया, ठीक है। बस आपने अभी मेहनत करनी है, अच्छे से इसको पढ़ना है। अब देखो, इस बार जो 2024 का एग्जाम हुआ था ना, ये एग्जाम कुछ अलग था, ठीक है। ये वाला जो पेपर आया था 2024 वाला जो पेपर आया था, ये थोड़ा सा अलग था। इस पेपर के अंदर
इस पेपर के अंदर इस सोल्यूशन चैप्टर से 2 MCQs आए थे और एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। ठीक है, वो भी मैं आपको आज के ही ये जो लेक्चर है, ये जो वीडियो है, इसके अंदर कराने वाला हूं कि क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, वो आप आराम से कर लोगे। ठीक, इससे पहले 2023, 2022, 2021, इससे पहले जितने भी एग्जाम हुए, ठीक है, हमने स्टार्ट किया है, मैंने जो पेपर लाए 2018 से लेके 2024 तक लाए। ठीक है, तो सिर्फ 2024 को छोड़ के बाकी जितने भी एग्जाम हुए, हर किसी में इस सोल्यूशन चैप्टर से 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, और सिर्फ 2024 में क्योंकि यहाँ आपको पता है सिलेबस रिड्यूस हुआ था, एक चैप्टर के मार्क्स बढ़ गए थे, तो यहाँ 7 मार्क्स का पूछा गया है। तो इस साल 2025 में भी यहाँ से 7 मार्क्स का ही पूछा जाएगा, और हो सकता है आपको इस साल भी 5 मार्क्स का एक और 2 MCQs पूछे जाएं। ठीक, तो देखो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। तो हम स्टार्ट करते हैं 2018 के पेपर से, आस्ता आस्ता आगे चलेंगे, देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए। और आपको ये पढ़ने से पहले, ये लेक्चर देखने से पहले एक बार पूरा चैप्टर रिवाइज करना है, तभी ही आपको समझ में आएगा कि कहाँ से क्या पूछा गया है। अगर आपने पढ़ा ही नहीं है, ऐसे ही देख रहे हो, तो कोई फायदा नहीं है देखने का। ठीक है, अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जो लास्ट के एक दिन बस सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के एग्जाम में जाओगे, तो कोई फायदा नहीं है, आप फेल हो जाओगे उस टाइम। ठीक है, पूरा साल इसीलिए आपको मिलता है कि आप अच्छे से स्टडी करो। ठीक है, तो अब देखो हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक, इसको हटाते हैं यहां से, आस्ता आस्ता करके हम क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक, तो अभी चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन के ऊपर, जो हमारी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। देखो कुछ क्वेश्चन है जो सब्जेक्टिव हैं और कुछ ऑब्जेक्टिव हैं, न्यूमेरिकल टाइप हैं। जो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है मैं यहाँ आपको कराऊंगा, लेकिन जो सब्जेक्टिव है वो मैंने अपने जो नोट्स मैंने बनवाए आपको, ठीक है, उनमें सब कुछ मैंने क्लियर करके रखा है, आपने लिखे होंगे, वहां से ही आप उनको देखोगे, वो मैं बस आपको ऊपर ऊपर से समझाऊंगा। ठीक है, लेकिन जो न्यूमेरिकल टाइप होंगे उनको हम यहाँ सॉल्व करके देखेंगे। ठीक, और वही फार्मूलाज लगेंगे जो हमने पढ़े हैं, उससे बाहर कुछ नहीं। अब देखो ये पहला क्वेश्चन है, ये 5 मार्क्स का पूछा गया था, मुझे लग रहा है 2018 में पूछा गया था। ठीक, तो अब देखो यहाँ 3 सीरीज होते हैं ना, ABC या फिर XYZ सीरीज, तो तीनों सीरीज में सिर्फ कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो शॉर्ट आंसर टाइप होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस तीनों सीरीज में सेम सेम होते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था, तो क्या आप ये क्वेश्चन कर सकते हो? बताओ जल्दी जल्दी। ठीक, देखो अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो इसको करना तो आपका बाएं हाथ का खेल होना चाहिए। देखो क्या पूछा है, मोलैरिटी पूछा है, तो हमने बहुत मोलैरिटी कर लिया यहाँ चैप्टर के अंदर। मोलैलिटी पूछा है, वो भी हमने पढ़ लिया। नॉर्मेलिटी पूछा है, नॉर्मेलिटी के बारे में भी आपको मैंने एक डेफिनेशन बताई थी, इसकी एक फार्मूला बताया था। ठीक है, मोल फ्रैक्शन भी मैंने आपको बताया था, पार्ट्स पर मिलियन भी मैंने आपको कराया था, कंसंट्रेशन टर्म्स पूछी हैं और कुछ नहीं है। देखो मोलैरिटी मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं। यहाँ मोलैरिटी जो होती है उसको कैपिटल M से डिनोट करते हैं, ये होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, ऐसा होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, आपने अगर नोट्स बनाए तो लिखने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं है, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, ये होता है मोलैरिटी। तो मोलैलिटी यही होता है, मोलैलिटी स्मॉल m से डिनोट करते हैं, ऊपर आता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, ये मोलैलिटी होता है। नॉर्मेलिटी मैंने आपको बताया था कि नॉर्मेलिटी हमारी टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन फिर भी आप ऐसे कर सकते हो कि यहाँ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट ऐसे करके लिखते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, ऐसा ही कुछ था। ठीक है, सोल्यूशन इन लीटर ऐसा ही कुछ था नॉर्मेलिटी। ठीक है, आई होप आपको ये पता ही होगा। ठीक, अब देखो आगे, 1 मिनट रुक जाओ। ठीक, ये हमारी नॉर्मेलिटी थी। पार्ट्स पर मिलियन भी मैंने आपको कराया था, आप जाके डेफिनेशन पढ़ लो। ठीक है, मोल फ्रैक्शन भी मैंने आपको कराया है, आपको पता है कैसे निकालते हैं, वो भी आप जाके देख सकते हो। अब देखो इसके आर में क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखो स्टेट एंड एक्सप्लेन रोल्स लॉ इन केस ऑफ वोलाटाइल लिक्विड्स, तो हमने रोल्स लॉ किया था वोलाटाइल लिक्विड के लिए। मैंने आपको बताया था कि लिक्विड सॉल्यूशंस जहां हमने पढ़ा था, ठीक है, लिक्विड सोल्यूशन, और एक पढ़ा था सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन। तो यहां हमने रोल्स लॉ किया था, जैसे हमने देखा था कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए होता है, फिर पी ए इज इक्वल टू करें तो पी नॉट ए इंटू काई ए होता है, ऐसे करके। ठीक, इसी तरह पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू काई बी होता है, आपने सब पढ़ा है। ठीक, ये हमारा रोल्स लॉ है, तो ये क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हो। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्योंकि हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। ये देखो, ये आई थिंक 2019 में पूछा हुआ है। ठीक है,
तो देखो यहाँ लिखा हुआ है व्हाट आर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, तो क्या ये आपसे नहीं होगा? मैंने आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का पढ़ाया था बहुत जोर दे के, अगर आपने पूरे लेक्चर्स देखे हैं तो आपको प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। तो ये क्वेश्चन आप बड़े ही आराम के साथ कर सकते हो। अब देखो आगे पूछा हुआ है नेम द वेरियस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ये तो आपको पता ही है, आपके दिमाग में चढ़ी होंगी सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर, ये सब आपके दिमाग में चढ़ी होंगी, ठीक है। अब देखो डिराइव अ रिलेशन बिटवीन रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट, ये बोल रहा है कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन में रिलेशन डिराइव करो। तो ये कुछ भी नहीं है, ये वही रिलेशन है जो हमने ये डिराइव किया था, पी नॉट ए माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नॉट ए इज इक्वल टू काई बी। तो ये काई बी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है, तो ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है। यही रिलेशन जैसे हमने डिराइव किया था ना स्टार्टिंग में, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए ऐसे करके, वही रिलेशन डिराइव करना है, तो वो आप कर सकते हो। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और कुछ नहीं। तो ये क्वेश्चन पहला आप आराम से कर सकते हो। दूसरा देखो लिखा हुआ है डिफाइन नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन एंड मास फ्रैक्शन। तो वही सेम है। नॉर्मेलिटी उसको कैसे डिफाइन करोगे? नॉर्मेलिटी जो है ना इसको कैपिटल एन से डिनोट करते हैं नॉर्मेलिटी को, ठीक। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर होता है, तो आप इसको यहां से ही डिफाइन कर सकते हो। इट में बी डिफाइंड एज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ऐसे भी लिख सकते हो। और साथ में फार्मूला भी दे देना, ठीक, फार्मूला भी दे देना, हो जाएगा ऐसे, ठीक। नॉर्मेलिटी से आजकल उतना ज्यादा नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो देखो नॉर्मेलिटी में आगे कुछ और भी सिस्टम होता है थोड़ा सा, ठीक। तो उतना आप टेंशन मत लो। आप नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन में ये भी लिख सकते हो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नॉर्मेलिटी को मैंने डिटेल में नहीं कराया क्योंकि टेक्स्ट बुक पे नहीं था, ठीक। तो यहां से अगर आपसे कोई पूछ ले, देखो नॉर्मेलिटी को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ देखो नॉर्मेलिटी होता क्या है, मैं यहां लिख देता हूं। नॉर्मेलिटी ये इसको कैपिटल एन से डिनोट करते हैं ना, ये होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये आप लिखोगे तो चल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये चल जाएगा। अब आपसे कोई पूछ सकता है कि ये ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट क्या होते हैं, इनको कैसे निकालते हैं, तो वो आप यहां लिख सकते हो कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ये किसके बराबर होते हैं? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जो होते हैं इसका एक फार्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ द सॉल्यूट। यहां लिख सकते हो मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम में डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट, ठीक है, इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय, आप ये लिख सकते हो इक्विवेलेंट मास ऑफ द सॉल्यूट, इक्विवेलेंट मास ऑफ द सॉल्यूट, ठीक, मास ऑफ द सॉल्यूट। ये आप लिख सकते हो कि ग्राम इक्विवेलेंट इसके बराबर होते हैं मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास लिखो, सॉल्यूट का इक्विवेलेंट मास लिखो। ये इक्विवेलेंट मास वगैरह क्या होता है, ठीक है, ये आप सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में पढ़ते हो, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, ठीक। तो नॉर्मेलिटी अगर आपको आ जाएगा तो आप ऐसे लिखोगे, पहले नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये नॉर्मेलिटी का फार्मूला होता है। तो ग्राम इक्विवेलेंट किसके बराबर होते हैं? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। अब देखो मास ऑफ सॉल्यूट तो आपको पता है, तो इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट कहां से लेके आओगे? तो इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट में हमारे पास आ जाता है, दो तीन चीजें आ जाती हैं कि सॉल्यूट है कौन कौन सा, सॉल्यूट एसिड है, सॉल्यूट बेस है, या सॉल्यूट साल्ट है, ठीक। तो ये हमारे मतलब यहां से हम इक्विवेलेंट मास सॉल्यूट का निकाल सकते हैं, ठीक। तो अब आप यहां ऐसे लिख सकते हो कि अगर इक्विवेलेंट मास आपको एसिड का निकालना है, ऑफ एसिड, तो आप लिखोगे इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड आपको निकालना है, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिड, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय बेसिसिटी, ये होता है। देखो अगर आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं है तो आप इसको छोड़ दो, ठीक, छोड़ दो इसको, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि ये मैंने आपको नहीं कराई पहले कंसंट्रेशन टर्म, ये टेक्स्ट बुक में नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर देखो डेफिनेशन पूछी जा सकती है तो डेफिनेशन में आप ये लिख सकते हो, जैसे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ग्राम इक्विवेलेंट किसके बराबर होते हैं? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। अब यहां से अगर आपने ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लिए, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अगर आपने निकाल लिए तो ग्राम इक्विवेलेंट को यहां पुट करोगे, ठीक है, तो वॉल्यूम दी होगी तो यहां निकल जाएगा,
नॉर्मेलिटी निकल जाएगी। तो ये ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकलते हैं, मास ऑफ सल्यूट जो दिया है उसको इक्विवेलेंट मास ऑफ सल्यूट से डिवाइड करो। अब इक्विवेलेंट मास कहाँ से आता है, इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड जो होता है वो बराबर होता है नंबर ये नहीं, ऊपर वाला नहीं है, इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड। अगर देखो, अगर सल्यूट एसिड है तो उसका इक्विवेलेंट मास होता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय बेसिसिटी। इसी तरह अगर जो सल्यूट है वो बेस है तो इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस इज इक्वल टू होगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेस डिवाइडेड बाय बेस की एसिडिटी होती है तो डिवाइड बाय एसिडिटी। इसकी डिटेल में मैं अभी नहीं जा रहा हूं, ठीक है, अभी नहीं जा रहा हूं, आगे देखते हैं, ठीक कि इसको मैंने पहले कराया ही नहीं तो इसको आप रहने दो, सिर्फ डेफिनेशन यहां तक कर लो कि ये इसके बराबर होता है, इसके बराबर, ठीक है। इतना हम नहीं देखेंगे क्योंकि हमारी टेक्स्ट बुक में ये नहीं है, इसको छोड़ो। मतलब डेफिनेशन आप लिख सकते हो, जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आया वो आप कर सकते हो, ठीक। अब देखो डिफाइन करना है नॉर्मेलिटी को, वो हमने कर लिया, मोलैरिटी को करना वो भी कर सकते हो, मोलैलिटी को भी कर सकते हो, मोल फ्रैक्शन को भी डिफाइन कर सकते हो, और एक रह गया मास फ्रैक्शन। तो मास फ्रैक्शन को कैसे डिफाइन करना है वो मैं आपको बता देता हूं। देखो मोल फ्रैक्शन और मास फ्रैक्शन सेम होता है। देखो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे हमें किसी मोल फ्रैक्शन, किसी की ए की मोल फ्रैक्शन निकालनी है, तो अगर सोल्यूशन में ए प्लस बी दोनों कंपोनेंट है तो ए की मोल फ्रैक्शन निकालनी है तो कैसा होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, ये होता है मोल फ्रैक्शन। अगर हमें मास फ्रैक्शन निकालनी है तो हम लिखेंगे मास फ्रैक्शन, वही सेम मोल फ्रैक्शन जैसी होती है, बस मोल्स की जगह मास लिखना है। तो मास फ्रैक्शन अगर निकालनी है तो सोल्यूशन में दो कंपोनेंट है, तो अगर मास फ्रैक्शन ऑफ ए निकालनी है, ए की मास फ्रैक्शन निकालनी है, सेम ऐसा ही करना है, मोल की जगह मास लिखना है, ठीक। मास फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या होता है, मास ऑफ ए डिवाइडेड बाई मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ, ठीक है, ऐसे इसकी निकालनी है, उसका मास ऊपर नीचे टोटल मास, ठीक। जिसी तरह हमने मोल फ्रैक्शन निकाली थी इसी तरह ये मास फ्रैक्शन होता है, इसमें भी कुछ खास चीज नहीं है, ठीक। अगर यहां से आपको कुछ पूछना है तो वो आप मुझे टेलीग्राम पे बता सकते हो, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा। तो आपको याद रखना है, अगर हमें मोल फ्रैक्शन आती है तो मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस बी होता है, तो मास फ्रैक्शन इज इक्वल टू मास ऑफ ए डिवाइडेड बाई मास ऑफ ए प्लस बी होता है, अगर दो कंपोनेंट है, ठीक। ये मास फ्रैक्शन और मोल फ्रैक्शन सिमिलर है, ठीक है। ये आप क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट देखते, ये देखो डिस्टिंग्विश बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, ये पूछा हुआ है। तो ये करना कोई बड़ी बात नहीं है, आपको पता है आइडियल सॉल्यूशन की ये कंडीशन होती है, डेल्टा वी मिक्सिंग डेल्टा प्लाना मिक्सिंग जीरो होता है। नॉन आइडियल के लिए डेल्टा वी मिक्सिंग डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो नहीं होता, ठीक। नॉन आइडियल पॉजिटिव डिविएशन नेगेटिव डिविएशन शो करते हैं, सब मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखो ये क्वेश्चन जो है ये तो आप आराम से कर सकते हो। व्हाट आर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं आपको पता ही है, ठीक है। डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। तो यहाँ रिलेशनशिप डिराइव करना है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट वाला, जो मैंने आपको बताया था ना, कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट या फिर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो वही डिराइव यहाँ करना है, ठीक। इस क्वेश्चन को 5 मार्क्स का है तो करने के लिए आप थोड़ा सा लेंथी बना सकते हो, पहले एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को थोड़ा एक्सप्लेन कर दो, फिर वो रिलेशन डिराइव कर दो, ठीक है। इतना आसान है, कुछ ज्यादा नहीं है। अब देखो इसके आर में पूछा हुआ है डिफाइन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, मोलैरिटी और मोलैलिटी को आप डिफाइन कर सकते हो आराम से। आगे देखो, आगे एक न्यूमेरिकल पूछा हुआ है, बिल्कुल सिंपल है, जो उसको करने के लिए मुझे ये साफ करना पड़ेगा, एक बार साफ कर लेते हैं फिर देखते हैं, ठीक है। तो ये जो न्यूमेरिकल है ये एक्चुअल में ये टेक्स्ट बुक का ही एक न्यूमेरिकल है, वो भी मुझे लग रहा है कि टेक्स्ट बुक के ऊपर इसको सॉल्व करके भी दिया हुआ है, ठीक। मोलैरिटी मोलैलिटी तो आप एक्सप्लेन कर सकते हो, इसमें कुछ नहीं है। अब देखो मोलैलिटी ऑफ पूछा क्या, यहां मोलैलिटी पूछी है, देखो मोलैलिटी पूछी है इन्होंने, क्या पूछा है, देखो मोलैलिटी ये निकालनी है, ठीक है। और आगे क्या दिया हुआ है, 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड दिया हुआ है, मतलब आगे फार्मूला भी दिया है CH3COH, ये दिया हुआ है 2.5 ग्राम, और आगे बोला हुआ है 75 ग्राम ऑफ बेंजीन में, 75 ग्राम ऑफ बेंजीन में इसको डाला हुआ है। तो आपने मोलैलिटी निकालनी है, तो कुछ भी नहीं है, मोलैलिटी होता है स्मॉल m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ये आपको क्वेश्चंस तब ही आएंगे जब आप पूरे चैप्टर को रिवाइज करोगे, तब ही आप इनको कर पाओगे, ठीक है। देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, तो सॉल्यूट कौन सा है जो कम होता है, तो ये सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है। पहले तो हमें मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने हैं, तो सॉल्यूट के मोल कैसे निकालते हैं, मोल का फार्मूला आपको पता है, मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास होता है, मास अपॉन मोलर मास। सॉल्यूट के मोल्स निकालने, इसका मास दिया हुआ है 2.5,
डिवाइडेड बाई मोलर मास लिखना है तो मोलर मास इसका निकाल लो, कितना आएगा इसका। देखो कैसे निकालते हैं, इस कार्बन का 12 होता है, प्लस हाइड्रोजन 3 है तो 3, प्लस इस कार्बन का हो गया 12, 2 ऑक्सीजन है तो 32, प्लस एक हाइड्रोजन ये वाला तो 1, इसको प्लस कर दो, 12 टू 12 24, 25, 26, 27, 28, 28 प्लस 32 कर लो, 8 तो 10, 0 1, 3 तो 5, 1 6, 60, इसका मोलर मास होता है 60 ग्राम पर मोल। ठीक है, मोलर मास निकाल दिया, मास 1 मोलर मास, यहां से मोल्स निकल जाएंगे तो आप इसको अभी कैलकुलेट कर सकते हो आराम से। तो मैं जल्दी जल्दी कैलकुलेट करूंगा, 2.5 डिवाइडेड बाई, मैं करूंगा इसको 2.5 डिवाइडेड बाई 60, तो 0.041 मोल्स यहां से आ जाएंगे, कैलकुलेशन आप देख लेना, 0.041 मोल्स आके। ठीक, तो मोल्स ऑफ सल्यूट हमने निकाल लिए, मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में निकालना है, तो यहाँ 75 ग्राम दिया है ना, इसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ 0.075 आ जाएगा। ठीक है, तो बस ये केजी में आ गया मास सॉल्वेंट का, इसको मास ऑफ सॉल्वेंट को केजी में लेना है। मोल्स कितने आए, 0.041 डिवाइडेड बाई केजी में मास कितना आया, 0.075, बस यहाँ से निकल गई मोलैलिटी, और कुछ नहीं है। तो कैलकुलेट करोगे 0.041 डिवाइडेड बाई 0.075, तो 0.54 और मोलैलिटी है तो यूनिट क्या होगा, मोल पर केजी यूनिट होगा। ये इसका आंसर आएगा। कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है लेकिन तरीका यही है। ठीक, ये आप एक बार चेक कर लेना निकाल के। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे था, मोलैलिटी निकालनी थी, बिल्कुल सिंपल है। ऐसे क्वेश्चंस मैंने आपको बहुत कराए। ठीक है, बहुत कराए मैंने आपको ऐसे क्वेश्चंस, जब हमने मोलैलिटी पढ़ा था उस टाइम ऐसे क्वेश्चंस मैंने आपको कराए थे। देखो सॉल्वेंट दिया हुआ है, सल्यूट दिया हुआ है, सॉल्वेंट का मास केजी में यहां डालना है और मोल्स ऑफ सल्यूट यहां डालने हैं, मोल्स निकाल लो मास 1 मोलर मास करके। ठीक, सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट देखते, ये देखो बार बार वही पूछा है, ये भी कोई 2019-20 का ही क्वेश्चन है। ठीक है, 19-20 में ही आया था। तो देखो एक्सप्लेन द टर्म्स, 19 का नहीं होगा, 20-21 का होगा। तो वही है, इसमें भी देखो क्या एक्सप्लेन करना है, मोलैरिटी करना है, मोलैलिटी करना है, मोल फ्रैक्शन करना है, नॉर्मेलिटी करना है, पार्ट्स पर मिलियन करना है। ठीक है, तो हर किसी को आप डिफाइन कर सकते हो, साथ में फार्मूला लिख सकते हो। ठीक, नॉर्मेलिटी का भी मैंने आपको बता दिया, डिफाइन करना ही पूछते हैं वो, तो डिफाइन कर सकते हो आप आराम से, कुछ नहीं है। ठीक, तो मोलैरिटी तो आप कर सकते हो, मोलैलिटी कर सकते हो, मोल फ्रैक्शन कर सकते हो, पार्ट्स पर मिलियन कर सकते हो। नॉर्मेलिटी का फार्मूला आपको मैंने 2 बार बताया। ठीक, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए देखना पड़ता है सॉल्यूट एसिड है, बेस है या साल्ट है या क्या है। ठीक, तो मैं देखता हूँ, हो सकता है मैं नॉर्मेलिटी की एक अलग डाल दूं आपके लिए वीडियो। ठीक है, तो यहां से आप ये पहला तो आराम से कर सकते हो, कुछ नहीं है। दूसरा देखो वही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बार बार पूछा है। ठीक है, व्हाट आर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, डिराइव द रिलेशन बिटवीन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, वही सेम क्वेश्चन पीछे वाला है। ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती क्या है और मॉलिक्यूलर मास निकालो इससे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से। ठीक, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की डेफिनेशन लिखनी है, सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के नाम लिख देना, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को एक्सप्लेन कर लेना। ठीक है, साथ में रिलेशन निकाल देना, 5 में से 5 मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखो ये थोड़ा सा छोटा है, इसको बड़ा करके चेक करते हैं क्या पूछा हुआ है। अब दिख रहा है आपको, अब दिख रहा है, देखो यहां देखो, ये भी आई थिंक 2022 में पूछा हुआ है या कब पूछा है कोई पता नहीं, लेकिन ये जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड में क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखो पहला लिखा हुआ है 26 क्वेश्चन करके, देखो डिफाइन द टर्म ऑस्मोटिक प्रेशर, तो क्या इतना आपसे होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर हमने अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, हो जाएगा आपसे। नेक्स्ट देखो, डिस्क्राइब हाउ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस कैन बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, वही सेम टू सेम मॉलिक्यूलर मास को ऑस्मोटिक प्रेशर से कैसे निकाल सकते हैं, मैंने आपको कराया है, डेरिवेशन वही लिखनी है। ठीक, अब देखो आगे साथ में एक न्यूमेरिकल भी जोड़ दिया इन्होंने। ठीक है, ये न्यूमेरिकल हम करके देखते हैं, ये न्यूमेरिकल टेक्स्ट बुक का ही है, टेक्स्ट बुक पे के ऊपर इसको सॉल्व भी किया हुआ है। ठीक है, इस न्यूमेरिकल को। ठीक, कुछ भी नहीं है इस न्यूमेरिकल में, बिल्कुल सिंपल है। ठीक, तो देखो यहां जो है ना थोड़ा सा मुश्किल करके उन्होंने पूछा है, लेकिन अगर आपने पढ़ा है तो आपको मुश्किल लगने वाला नहीं है। ठीक है, देखो ऑस्मोटिक प्रेशर और वो तो आप कर लोगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करना आपको आता ही है। ठीक, तो कैसे सॉल्व करते हैं इस न्यूमेरिकल को, देखो 200 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ प्रोटीन कंटेन्स 1.26 ग्राम ऑफ प्रोटीन, ऑस्मोटिक प्रेशर भी दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ प्रोटीन निकालना है। तो इसमें फार्मूला कौन सा लगेगा मैं आपको दिखाता हूं, रुको। देखो हमने ऑस्मोटिक प्रेशर से निकाला था एक,
ऑस्मोटिक प्रेशर से हमने निकाला था एक फार्मूला, लास्ट पे ऑस्मोटिक प्रेशर वाली प्रॉपर्टी देखो, हमने एक निकाला था, मास, मोलर मास इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू W2 RT डिवाइडेड बाई W2 RT डिवाइडेड बाई पाई V, ये निकाला था। ठीक है, ये फार्मूला हमने ऑस्मोटिक प्रेशर से निकाला था। देखो यहां यही पूछा हुआ है कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ प्रोटीन निकालना है आपको, और दिया क्या क्या है, यहां दिया क्या क्या है वो देख लो। दिया क्या क्या है, देखो वॉल्यूम दी है 200 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक, वॉल्यूम दी है, यहां हमें गिवन क्या है, देखो इसी में मैं लिखता हूं, वॉल्यूम जो वी है 200 क्यूबिक सेंटीमीटर दी है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है हमें 1.2 ग्राम ऑफ प्रोटीन, मतलब सल्यूट का मास जो हमें दिया हुआ है W2 इज इक्वल टू 1.2 ग्राम प्रोटीन दिया हुआ है। ठीक, 26 ग्राम 1.26 ग्राम प्रोटीन दिया हुआ है हमें। ठीक है, अब देखो टेम्परेचर भी हमें यहां दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 300 केल्विन 300 केल्विन 300 केल्विन। ठीक है, टेम्परेचर भी दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, देखो ऑस्मोटिक प्रेशर भी दिया हुआ है 2.57, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई होता है ना, तो ये भी दिया है 2.57 इंटू 10⁻³ बार, ये दिया हुआ है। ठीक, अब देखो आपको निकालना क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ प्रोटीन निकालना है, तो क्या इस फार्मूला से हम नहीं निकाल सकते इसको, बस आर की वैल्यू डालनी है। आर एक कांस्टेंट होता है, आर की वैल्यू मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, आर की वैल्यू जो होती है तो मैं यहां आपको लिखवा देता हूं, आर होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। एक मिनट रुक जाओ, इस आर की वैल्यू होती है, ये जो आर होता है ना, इसकी कांस्टेंट वैल्यू होती है, आर इज इक्वल टू 8.314 जूल पर मोल, ये लिख लो 8.314 जूल पर मोल। ठीक है, देखो ये आर के बारे में आप ज्यादा टेंशन मत लो, ये जो आर है ये होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसकी एक तो ये वैल्यू होती है, इसकी बहुत सारी वैल्यूज होती हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, जूल पर मोल को कैलोरी पर मोल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और भी बहुत सारी वैल्यूज इसकी होती हैं। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ आप, मैं आपको पूरा क्लियर करके यहां लिख देता हूं आपके लिए आर की वैल्यू। यहां ऐसे लिख लो, यही वैल्यू आप लिख लो, एक 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक, ये वैल्यू आप यहां यूज कर सकते हो। ठीक, क्योंकि यहां टेम्परेचर केल्विन में, तो ये वैल्यू यहां यूज हो सकती है। ठीक, तो आर की वैल्यू आपको ये याद रख लेनी है, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है आपको एग्जाम में ना आए, लेकिन आपको आर की वैल्यू याद रख लेनी है, 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक है, और अगर आप टेक्स्ट बुक पे देखोगे तो ये क्वेश्चन वहां सॉल्व भी किया हुआ है। ठीक है, तो आप एक बार चेक कर लेना वहां इसकी वैल्यू क्या दी हुई है। ठीक है, वो वैल्यू आप पुट कर सकते हो यहाँ आर की। ठीक है, टेक्स्ट बुक पे ऑस्मोटिक प्रेशर वाले पार्ट में आप चेक करना, ये क्वेश्चन 200 क्यूबिक सेंटीमीटर वाला दिया हुआ है। ठीक, अब देखो यहां इन वैल्यूज को पुट करना है, बस और कुछ नहीं। एक चीज है, यहाँ वॉल्यूम यहाँ 200 क्यूबिक सेंटीमीटर दी है, तो यहाँ आपको एक चीज याद रखनी है, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मिलीलीटर होता है। ठीक, तो यहाँ 200 क्यूबिक सेंटीमीटर इक्वल टू 200 मिलीलीटर होगा, तो इसको यहाँ लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 200 डिवाइडेड बाई 1000 करेंगे, तो यहाँ से 2020 तो जाएंगे, 0.2 लीटर वॉल्यूम आ जाएगी। ठीक है, 2020 जाएंगे ना तो 0.2 लीटर वॉल्यूम आ जाएगी, क्योंकि आपको पता है यहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर में वॉल्यूम जो है वो मोलैरिटी से आता है, तो मोलैरिटी में वॉल्यूम लीटर में लेते हैं, तो बस ये आपको पुट करना है। अब देखो मोलर मास आपको निकालना है, W2 कितना दिया है 1.26 ग्राम, 1.26 ग्राम मल्टीपल बाई आर कितना है 8.314, टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन, डिवाइडेड बाई पाई की कितनी वैल्यू दी है 2.57 इंटू 10⁻³ ठीक है, वॉल्यूम कितनी है 0.2 लीटर, 0.2 लीटर। बस इसको आपने सॉल्व करना है तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आपका निकल जाएगा। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर से। ठीक है, इसको आप सॉल्व करना, और ये क्वेश्चन जहां टेक्स्ट बुक पे सॉल्व किया हुआ है ना वहां से आप देख लेना इसका आंसर, और
देखो आंसर देखना, इसको सॉल्व करके देखना यही आ रहा है कि नहीं। बस यही हो सकता है कि यहाँ आर की वैल्यू क्या पता कोई दूसरी वैल्यू रखी हो। ठीक, तो आप तो ये वैल्यू याद रख लेना बस, 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। और इसके बारे में आप फिजिक्स में भी पढ़ोगे और इस आर के बारे में, ठीक है। अच्छा, तो ये क्वेश्चन आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। मैं बस आपको यही बताना चाहता हूँ कि इसमें यही फार्मूला लगता है और कुछ नहीं। ये यही फार्मूला, ये आपको कराया है मैंने, यही फार्मूला इसमें लगता है, तो इसको सॉल्व करना हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखो, डिफाइन द फॉलोइंग आर करके क्वेश्चन पूछा है। डिफाइन करना है मोलैरिटी, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन। ठीक, ये तो आप कर सकते हो। अब देखो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना नीचे, ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया भी है, जब हमने पढ़ा था हमने किया था ये क्वेश्चन। ठीक है, तो यहां से देखो, यहाँ जो है ना ये क्वेश्चन टेक्स्ट बुक की जो एक्सरसाइज होती है उसके पहले पेज पे ये प्रेजेंट है। ठीक है, आप देख लेना। ठीक, तो हम करके देखते हैं। अच्छा, इसको क्या हम कर सकते हैं, इसको ये क्वेश्चन करने के लिए हमें ये साफ करना पड़ेगा। इसको साफ कर लेते हैं, फिर ये क्वेश्चन करके देखते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ ये जो क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, इसमें बोला हुआ है कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन लेबोरेटरी वर्क इज 68% नाइट्रिक एसिड बाई मास इन एक्वस सोल्यूशन। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड जो है 68% बाई मास है, और इसकी मोलैरिटी क्या होगी। ठीक है, और डेंसिटी दी हुई है 68% बाई मास दिया हुआ है नाइट्रिक एसिड। ठीक है, 68% बाई मास है क्या है, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड दिया हुआ है 68% बाई मास है। नाइट्रिक एसिड का फार्मूला होता है HNO3, ये आपको पता है। ठीक, अगर आगे लिखा हुआ है एक्वस सोल्यूशन, ठीक, तो मतलब इसमें 68% बाई मास है, मतलब इसमें 68 ग्राम जो है HNO3 है। ठीक है, और बाकी पानी है। ऐसा मैंने आपको कब बताया था, जब हमने परसेंटेज वाली कंसंट्रेशन टर्म की थी उस टाइम। ठीक, तो बोला हुआ है कि 68% बाई मास है, एक्वस सोल्यूशन है नाइट्रिक एसिड का, मतलब इसमें 68% अगर मास है मतलब 68 ग्राम नाइट्रिक एसिड होगा। ठीक, और बाकी क्या होगा, इसमें वाटर होगा। ठीक है, बाकी क्या दिया हुआ है, इसमें वाटर दिया हुआ है। वाटर कितना होगा वो हम देखते हैं। ठीक, वो हमें देखने की भी जरूरत नहीं है, 68% नाइट्रिक एसिड दिया है। ठीक है, और हमें बस यहां से इतना पता होना चाहिए कि 68% का मतलब है 68 ग्राम नाइट्रिक एसिड है। आगे हमें बोला हुआ है कि मोलैरिटी निकालो। मोलैरिटी निकालो, आपको पता है मोलैरिटी क्या होती है, मास नहीं, मोल्स ऑफ सल्यूट। ठीक है, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, ये होता है मोलैरिटी का फार्मूला। तो सल्यूट क्या है, नाइट्रिक एसिड। ठीक, तो यहां नाइट्रिक एसिड सल्यूट है, तो इसके मोल्स हम निकाल सकते हैं ना। देखो मोल्स किसके बराबर होंगे, नाइट्रिक एसिड के मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास होता है। तो मास कितना दिया है इसका, 68 ग्राम, डिवाइडेड बाई मोलर मास कितना होगा इसका। देखो हाइड्रोजन का 1 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, प्लस एक ऑक्सीजन का होता है 16, और 3 का हो गया 48। ठीक, 48 प्लस 15 करो, 48 प्लस 15 करेंगे, 8 और 5 13, 3 1 4 1 5 और 1 6, 63 आ जाएगा इसका मोलर मास। ठीक, तो यहां से मोल्स ऑफ सल्यूट निकल जाएंगे, 68 बाई 63 करेंगे तो। ठीक, तो यहां से कितना आएगा, 68 डिवाइडेड बाई 63 करेंगे, 1.079 मोल्स आएंगे। यहां से आएंगे 1.079 मोल्स, ये निकल के हमारे पास मोल्स ऑफ सल्यूट। ठीक, इतना समझ में आ गया आपको मोल्स ऑफ सल्यूट कैसे निकालते हैं। दूसरा देखो, यहां मोल्स ऑफ सल्यूट निकलेंगे तो यहां मोल्स ऑफ सल्यूट रखेंगे ना 1.079 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ये तो दी नहीं है, ये कहां से लेके आएंगे। तो यहां देखो डेंसिटी दी हुई है सोल्यूशन की 1.504। मैं यहां बताता हूं आपको, डेंसिटी दी है 1.504। आगे क्या दिया हुआ है देखो, ग्राम पर एमएल, ग्राम पर एमएल, ये डेंसिटी दी हुई है। ठीक है, तो यहां से आप डेंसिटी का फार्मूला यूज कर सकते हो, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम होता है। ठीक, तो यहां से वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना होता है, वॉल्यूम निकाल सकते हैं यहां से, मास बाई डेंसिटी, ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक, आप ऐसे कर सकते हो। देखो डेंसिटी दी हुई है हमें, और यहां लिखा हुआ है डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन, ये हमें दी है। सोल्यूशन की डेंसिटी हमें दी हुई है कितनी, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन 1.504, और आपको पता है डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास बाई वॉल्यूम। तो यहां से हम क्या निकाल रहे हैं, यहां से हमने जो V निकाला है ना, अगर डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन दिया है तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूशन डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ऐसे लिखो। देखो
यहाँ हमें दिया हुआ है डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन दिया है, तो इसको कैसे लिखेंगे? डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू होता है मास ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, ये डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन दिया ना, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होता है, आपको पता ही है। ठीक है, तो मास ऑफ सोल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, तो यहां से वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन को हम निकाल सकते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा? मास ऑफ सोल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन, तो आएगा मास ऑफ सोल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन, बस ये करना है। अब देखो यहां ओवरऑल जो सोल्यूशन पूरा था, पूरा सोल्यूशन था, उसमें से 68% नाइट्रिक एसिड है। ठीक है, तो हमने बोल दिया 68 ग्राम नाइट्रिक एसिड है, तो आपको पता है परसेंटेज को 100 में से लेते हैं, तो अगर 68 ग्राम जो है, 68 ग्राम अगर नाइट्रिक एसिड है सोल्यूशन में, तो टोटल सोल्यूशन कितना होगा? 100 ग्राम होगा ना, 100 ग्राम होगा टोटल सोल्यूशन, उसी में से 68% ये वाला नाइट्रिक एसिड है, बाकी सारा वाटर होगा, तो टोटल सोल्यूशन हमारे पास है 100 ग्राम। मतलब यहां हम लिखेंगे मास ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू कितना है? 100 ग्राम डिवाइडेड बाई डेंसिटी हमें कितनी दी है? 1.504, 1.504, बस यहां से आ जाएगी वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, यहां से हम क्या निकालेंगे? यहां से जो निकलेगा वो आएगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ठीक, इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहां 100 डिवाइडेड बाई 1.504 आएगा 66.48, यहां से आएगी वॉल्यूम 66.48 मिलीलीटर में आएगी, क्योंकि आपको पता है ये डेंसिटी मिलीलीटर में दी है, तो वॉल्यूम यहां से मिलीलीटर में आएगी। मैंने लिखा दिख नहीं रहा आपको, यहां लिख देता हूं 66.48 ml से वॉल्यूम निकल के आएगी, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ml में। और आपको पता है यहां हमें वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लीटर में चाहिए, तो हमारे पास कितना आया? 66.48 ml आया। इसको लीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? ठीक है, इसको लीटर में कन्वर्ट करना बहुत ही आसान है। आपको पता है मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको 1000 से डिवाइड करते हैं। ठीक, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1000 से इसको डिवाइड करोगे ना, 0.066 ऐसा कुछ आ जाएगा, 0.066। यहां 48 है, तो इसको आप ये 8 हटा के इस 4 को 5 भी बना सकती हो, राउंडिंग ऑफ यूज कर सकते हो, तो ये आएगी, या फिर 0.066 लीटर लिख लो तब भी चलेगा, तो इतने लीटर वॉल्यूम आ जाएगी। तो अब देखो मोलैरिटी हमें निकालनी है, मोल्स हमें 1.079 है, डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हमने निकाली 0.0665, तो बस इसको करो डिवाइड, मोलैरिटी निकल जाएगी। तो यहां से आंसर आएगा 16.23 मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, ये आ जाएगी मोलैरिटी। ये हमें निकालनी थी, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। नाइट्रिक एसिड दिया है 68%, तो उसको 68 ग्राम बनाओ, टोटल सोल्यूशन 100 ग्राम होगा, है ना, 100% होगा, 100% होगा, तभी उसमें से 68% ये वाला है। ठीक, तो बस 68% ये वाला है, टोटल मास ऑफ सोल्यूशन 100 होगा, तो बस ये ऐसे करना है, इसको प्रैक्टिस करो, होगा आपसे। ठीक है, सिंपल है, कुछ मुश्किल नहीं है। ये ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको थोड़ा सा टफ लग सकता है, लेकिन कुछ भी नहीं है, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया है। ठीक, अच्छा अब देखो नेक्स्ट ये वाला, ये थोड़ा बड़ा है, इसको छोटा कर लेते हैं। यहां देखो ये आपसे हो जाएगा, राउल्ट्स लॉ को एक्सप्लेन करना इन केस ऑफ वोलेटाइल सॉल्यूट, वही राउल्ट्स लॉ। ठीक है, वोलेटाइल सॉल्यूट जहां दोनों कंपोनेंट लेने, पी ए इज इक्वल टू फलाना, पी इज इक्वल टू फलाना। ठीक है, उसके बाद देखो दूसरा क्वेश्चन पूछा हुआ है, डिफाइन ऑस्मोटिक प्रेशर, हाउ इज इट डिटरमाइंड बाई बर्कली हार्टली मेथड। ठीक, अब देखो दूसरा क्वेश्चन है डिफाइन ऑस्मोटिक प्रेशर, वो तो आप कर लोगे, लेकिन ये जो बर्कली हार्टली मेथड है ये क्या चीज है, ये मुझे याद नहीं रहा कराना, तो इसकी मैं अलग से वीडियो बना के डाल दूंगा, और मैं कोशिश करूंगा साथ में मैं नॉर्मेलिटी को भी उठा के डाल दूं वहां। नॉर्मेलिटी और बर्कली हार्टली मेथड, इन दोनों की वीडियो बना के मैं आपको इसी प्लेलिस्ट के अंदर डाल दूंगा। ठीक है, वो आप देख लेना, अभी बर्कली हार्टली को आप छोड़ दो, ये 2-3 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक, ये भी मैं आपको कराऊंगा, ये एक ऐसा है जो मैंने अभी नहीं कराया है। ठीक है, ये हम करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखो, illustrate with the help of diagram different types of non-ideal solutions, explain the reason for negative and positive deviation। देखो डायग्राम बना के आपको दिखाना है नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, उनकी टाइप्स क्या होती हैं, तो रीजन बताना है पॉजिटिव और नेगेटिव डिविएशन के लिए। तो ये भी मैंने आपको कराया है कि इसमें ए बी ये होता है, वो होता है। ठीक,
आपको सब पता है, ठीक। अब नेक्स्ट देखो, व्हाट डू यू मीन बाय एबनॉर्मल मोलर मास, ये भी हमने कर लिया है। एबनॉर्मल मोलर मास क्या होते हैं? एक्सप्लेन द फैक्टर्स विद सुटेबल एग्जांपल व्हिच ब्रिंग अबाउट द एबनॉर्मेलिटी। अब मोलर मास में एबनॉर्मेलिटी क्यों आती है? मैंने आपको बताया था कल, एक डिसोसिएशन की वजह से, एक एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स की वजह से, ठीक। तो वो यहाँ बताने, साथ में एग्जांपल्स भी देनी है। मैंने आपको बोला था कल के लेक्चर में कि एग्जांपल्स भी करनी है, मैंने एग्जांपल्स भी आपको बताई थी। एक एग्जांपल एसोसिएशन की दे देना, एक डिसोसिएशन की दे देना, ठीक है। तो आप लेक्चर देखोगे, आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ये आप कर लोगे। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखो, डिफाइन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को एक्सप्लेन करना है, डिफाइन करना है। हाउ कैन यू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास, तो इससे मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट निकालना है, ठीक है। वही रिलेशन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ो, उससे मॉलिक्यूलर मास निकालो, ठीक। दूसरा वही क्वेश्चन है बर्कली हार्डली मेथड वाला, वो हम करेंगे, ठीक है। उसको अभी आप रहने दो, आपको मिल जाएगा ये। नेक्स्ट देखो, ये देखो, यहां देखो, ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है, एक मिनट रुको, ये क्वेश्चन जो है 2024 के एग्जाम में लॉन्ग आंसर में पूछा हुआ है सोल्यूशन चैप्टर से। तो क्या आप ये क्वेश्चन कर सकते हो? देखो, पहला पूछा है डिफाइन मोल फ्रैक्शन मोलैलिटी मोलैरिटी, तो ये वही बार बार रिपीट हो रहा है, मोल फ्रैक्शन मोलैलिटी मोलैरिटी मतलब कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, ये तो आप कर लोगे। इसके साथ ये जो क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, ये न्यूमेरिकल है, लेकिन ये न्यूमेरिकल जो है ये टेक्स्ट बुक की सॉल्व्ड एग्जाम्पल है। तो मैं आपको बोलूंगा कि जब आप तैयारी करो तो टेक्स्ट बुक के ऊपर जो एग्जाम्पल वहां सॉल्व की हुई है ना, उनके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। वहां से ही यहां उठा के पूछते हैं। अब देखो, आर में क्या पूछा है? डिफाइन एंड एक्सप्लेन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो वही एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पूछा है। आगे वही सेम टू सेम पूछा है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से, तो वही सेम पूछा है। अब हमें बस यहां से ये एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। देखो, इसको सॉल्व कैसे करते हैं? सॉल्व करने के लिए ये एक बार हटा लेते हैं। देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, टेक्स्ट बुक की सॉल्व एग्जाम्पल तो ये है ही, ठीक है। उसको सॉल्व करने की कोशिश हम करते हैं, ठीक। तो देखो, यहां पूछा हुआ है मोल फ्रैक्शन निकालनी है आपको इथाइलिन ग्लाइकोल की। तो इथाइलिन ग्लाइकोल का फार्मूला आगे इन्होंने दिया हुआ है C2H6O2, ठीक है। मैं आपको बता देता हूं, C2H6O2 इसको बोलते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल। इसकी हमें निकालनी है मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन हमें निकालनी है, इसकी काई निकालनी है, मोल फ्रैक्शन निकालनी है, ठीक, ठीक है। सपोज मैं बोल देता हूं इसको कि ये मोल, इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं कि इसकी मोल फ्रैक्शन को हम एक काई ए बोल देते हैं, या फिर सीधा बोल दो हमें इसका काई निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालनी है। आगे देखो, सोल्यूशन दिया हुआ है जिसमें 20% ये वाला है, मतलब सोल्यूशन दिया है जिसमें 20% बाई मास जो है, बाई मास जो है वो क्या है? C2H6O2 है। अब देखो, यहां 20% इसमें दिया हुआ है, तो आपको पता है परसेंटेज को कहां से लेते हैं? 100 में से। 20% अगर यहां ये दिया हुआ है तो इसका मतलब 20 ग्राम ही ये दिया हुआ है C2H6O2, ये 20 ग्राम दिया हुआ है, ठीक। और अगर 20 ग्राम ये दिया हुआ है तो आगे बोला हुआ है सोल्यूशन, तो यहां ये नहीं लिखा हुआ है कि सॉल्वेंट कौन सा है। तो आपको मैंने बताया था, अगर जहां कहीं नहीं लिखा हुआ है कि सॉल्वेंट कौन सा है तो आप बोलोगे सॉल्वेंट यहां वाटर होगा, ठीक। अब देखो, 20% ये है, तो टोटल सोल्यूशन कितना होगा? 100% से 20% ये होगा, ठीक है। 100% से 20% ये होगा, तो 20% अगर ये है तो बाकी वाला जो बाकी वाला पार्ट होगा, 20% जो हमारा ये इथाइलिन ग्लाइकोल है, बाकी 80% क्या चीज होगी? 80% यहाँ वाटर होगा, ठीक है। तो अगर वाटर 80% है तो हम बोलेंगे यहाँ 80 ग्राम जो होगा वो वाटर होगा, ठीक है। वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। बस अब तो आप निकाल सकते हो आराम से, ठीक। यही चीज आपको समझनी है। मैंने आपको परसेंटेज में ये सब कुछ समझाया था कि अगर 20% बाई मास दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि 20 ग्राम है, इसमें 20 ग्राम है, हम 100 से लेते हैं इसको। 20% अगर ये वाला है तो 80% इसमें दूसरा कंपोनेंट होगा, क्योंकि सोल्यूशन बनाया, सोल्यूशन में A+B दोनों कंपोनेंट होते हैं ना, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक है। सोल्यूशन बनाया तो यहाँ सोल्यूशन का नाम नहीं दिया हुआ कि सोल्यूशन कौन सा है, तो जहां सोल्यूशन का मतलब सॉल्वेंट वाला पार्ट ना दिया हो वहां हम वाटर को सॉल्वेंट मान लेते हैं, ठीक। तो अगर 20% C2H6O2 दिया हुआ है तो 80% इसमें दूसरा कंपोनेंट होगा, और दूसरा कंपोनेंट यहाँ क्या होगा? वाटर। तो 80% दूसरा है। तो अगर हम 100% में से 20% इसको बोलें तो हम ओवरऑल 100 मान लेते हैं, तो 20% का मतलब 20 ग्राम ये वाला, तो 80 ग्राम इसमें वाटर है, ठीक। अब देखो, हमारे पास कंपोनेंट आ गए सारे, ये कंपोनेंट ये सॉल्यूट है, ये हमारे पास आ गया सॉल्वेंट, ठीक। सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों आ गए। हमें निकालना क्या है? हमें इसकी मोल फ्रैक्शन निकालनी है, ठीक। तो इसकी मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए आपको पता है क्या करना पड़ेगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, ये निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे। किसके? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल
डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, यही होगा। आपको पता है जिसकी मोल फ्रैक्शन निकालनी पड़ती है उसके मोल्स ऊपर लिखते हैं, नीचे टोटल नंबर ऑफ मोल लिखते हैं, नीचे जिसकी निकालनी है उसके प्लस दूसरे कंपोनेंट के मोल्स लिखते हैं। बस हमें यहाँ मोल्स निकालने हैं। तो मोल्स निकालने के लिए आपको पता है क्या करना पड़ता है, यहाँ दिया हुआ है 20 ग्राम C2H6O2, तो इसके मोल्स यहाँ से निकल जाएंगे। 20 ग्राम में तो मोल्स कैसे निकालते हैं, मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास होता है, तो मास दिया हुआ है 20 ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मास यहाँ से निकाल लो ना। देखो कार्बन 2 है तो एक कार्बन का मास होता है 12, 2 का कितना होता है 24, प्लस हाइड्रोजन 6 तो 6 का मास 6, ऑक्सीजन 2 है तो 2 का मास 32। ठीक है, तो यहाँ 6 और यहाँ करेंगे तो 30 प्लस 32 कर लो, 30 प्लस 32 कर लो, 2 6 62, 20/62 मोल्स यहाँ से आ जाएंगे। ठीक, तो यहाँ से अगर आप डिवाइड करोगे 20/62 करेंगे अगर हम, ठीक है 20 डिवाइडेड बाई 62 करेंगे तो 0.32 मोल्स यहाँ से आ जाएंगे। 20/62 करेंगे 0.32 मोल्स यहाँ से आ जाएंगे इथाइलिन ग्लाइकोल के। ठीक है, और वाटर के मोल कैसे निकालेंगे, देखो 80 ग्राम वाटर दिया है ना, तो मोल्स कैसे निकलेंगे, 80 डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ वाटर, वाटर का मोलर मास होता है 16 प्लस ये 2 18, 80/18 करेंगे तो यहाँ से वाटर के मोल निकल जाएंगे। 80 डिवाइडेड बाई 18 करेंगे तो 4.44 मोल्स यहाँ से वाटर के आ जाएंगे। बस ये मोल्स इसके, ये मोल्स इसके पुट कर लो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल कितने 0.32 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल कितने 0.32 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितने 4.44, दैट्स इट। इसको सॉल्व करो। ठीक है, 0.32 प्लस 4.44 करेंगे तो यहाँ आएगा 0.32 डिवाइडेड बाई आएगा 4.76, बस इसको कर लो। 0.32 डिवाइडेड बाई 4.76 तो 0.067, यहाँ से आ जाएगा 0.067, ये आ जाएगा मोल फ्रैक्शन, ये आ जाएगी मोल फ्रैक्शन ऑफ किसकी मोल फ्रैक्शन, इसकी इथाइलिन ग्लाइकोल की ही निकाली तो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इतना आ जाएगा। अगर आपसे कोई पूछ ले वाटर की मोल फ्रैक्शन यहाँ बता दो तो आप 1 में से इसको माइनस कर लोगे 0.067, तो ये वाटर की भी आ जाएगी। ऐसे आप निकाल सकते हो, देखो कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। ठीक, तो ये क्वेश्चन सॉल्व्ड एग्जांपल है टेक्स्ट बुक की। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, तो ये क्वेश्चन जो है ना ये 2024 में लॉन्ग आंसर में पूछा गया था। ठीक है, आर में देखो, आर में दोनों आप आराम से कर सकते हो, कुछ मुश्किल नहीं है अगर आपने पढ़ा है तो। नेक्स्ट देखो, ये भी 2024 के क्वेश्चन से और ये दो वो क्वेश्चन से जो किसी एक सीरीज में ऑब्जेक्टिव पूछे गए थे। तीनों सीरीज में लॉन्ग आंसर सेम था इस बार और ऑब्जेक्टिव डिफरेंट थे तीनों सीरीज में, तो ये किसी एक सीरीज का ऑब्जेक्टिव जो है वो पार्ट है। तो अब देखो यहाँ ऑब्जेक्टिव में पूछा है इन विच मोड ऑफ एक्सप्रेशन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन रिमेन्स इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो ये मैंने आपको बड़े ही अच्छे से कराया था जब हमने कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स खत्म की थी। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि किस कॉन्सेंट्रेशन टर्म में जो मतलब कौन सी कॉन्सेंट्रेशन टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होती है। तो मैंने आपको बोला था जिस कॉन्सेंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम आती है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। ठीक है, ठीक है, जिसमें वॉल्यूम आती है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। ठीक, तो यहां इन्होंने देखो मोलैरिटी बोला है, तो मोलैरिटी में आपको पता है मोलैरिटी में वॉल्यूम आता है, नॉर्मेलिटी में भी वॉल्यूम आता है। फॉर्मेलिटी जो होता है, फॉर्मेलिटी वो क्या होता है, वो उस फॉर्मेलिटी भी देखो यहाँ इन्होंने उठा के डाल दिया है, टेक्स्ट बुक में नहीं है ये। मैं आपको फॉर्मेलिटी का वो दिखा देता हूँ, फॉर्मेलिटी का फार्मूला लिखवा देता हूँ। ठीक है, फॉर्मेलिटी क्या होता है, देखो फॉर्मेलिटी जो होता है ना ये भी एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म होती है और ये लगती है कहाँ कहाँ यूज होती है, ये होती है आयनिक कंपाउंड्स के अंदर यूज। तो इसका फार्मूला होता है नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला मासिस, फार्मूला लिख लो आप सिर्फ, नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला मासिस। ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला मासिस। ठीक है, यहां लिखोगे ऑफ आयनिक सल्यूट, आयनिक सल्यूट मतलब ये आयनिक, जहां सल्यूट आयनिक होता है उस टाइम ये टर्म फॉर्मेलिटी यूज होती है। डिवाइडेड बाई यहां आता है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में, ये होती है फॉर्मेलिटी। ये फॉर्मेलिटी देखो आपने क्लास 11th में चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में पढ़ा होगा।
कि फार्मूला मास क्या होता है। तो फार्मूला मास हम मॉलिक्यूलर मास को ही बोलते हैं, लेकिन वो मॉलिक्यूलर मास किसका होता है? आयनिक कंपाउंड का। अगर कोई कंपाउंड आयनिक है तो उसका जो मास होता है उसको हम फार्मूला मास बोलते हैं, मॉलिक्यूलर मास नहीं बोलते, लेकिन होता वो मॉलिक्यूलर मास जैसा ही है। तो यहाँ वही लिखना है कि ग्राम फार्मूला मास कितना है किसी आयनिक सल्यूट का डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये फार्मूला भी आप याद रख लेना, अपनी नोटबुक पे लिख लो, हो सकता है ये भी डिफाइन करने के लिए पूछ ले, तो इसको भी आप डिफाइन कर सकते हो आराम से। फॉर्मेलिटी में भी डिफाइंड एज नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला मासेस ऑफ आयनिक सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बस इस ऐसे डिफाइन करना है सॉल्यूशन की वॉल्यूम। अब देखो ये जो फॉर्मेलिटी कंसंट्रेशन टर्म है ना, ये भी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पे डिपेंड करती है, ठीक। तो मतलब जो वॉल्यूम पे डिपेंड करती है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। तो देखो मोलैरिटी हो गई, नॉर्मेलिटी हो गई, फॉर्मेलिटी हो गई, ये सारी की सारी इन सब में वॉल्यूम आती है, तो ये सारी की सारी टेम्परेचर पे डिपेंड करती हैं। लेकिन जो मोलैलिटी होती है, मोलैलिटी, ठीक है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है आपको समझ में आ रहा होगा। मोलैलिटी इज इक्वल टू होता है मोल्स डिवाइडेड बाई मास इन केजी, मास इन केजी। मोलैलिटी में वॉल्यूम नहीं होती, मोलैलिटी में वॉल्यूम नहीं होती, इसका मतलब इसमें वॉल्यूम नहीं है तो ये टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट होगी। तो पहले का ऑप्शन डी ही करेक्ट होगा, मोलैलिटी वाला, ठीक। आई होप समझ में आया होगा। अब देखो ये जो दूसरा क्वेश्चन पूछा है ना, ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट प्रॉपर्टी से पूछा हुआ है, ठीक है। देखो यहां पूछा हुआ है कि इफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज अलाउड टू फ्रीज, मतलब अगर हम क्या करेंगे, एक सॉल्यूशन बनाएंगे, ठीक है, जिसमें हम ग्लूकोज सॉल्यूट डालेंगे, ठीक है, और सॉल्वेंट जो होगा वो वाटर होगा, एक्वस का मतलब है सॉल्वेंट वाटर होगा। इसको अगर हम फ्रीज कराना स्टार्ट करेंगे, ये सॉल्यूशन है, इसको अगर हम फ्रीज कराना स्टार्ट करेंगे तो पहले किसके क्रिस्टल्स हमें दिखेंगे, ठीक है। तो यहां आपको पता है कि ग्लूकोज और वाटर को जब हम मिक्स करके सॉल्यूशन बनाएंगे, ठीक, तो फ्रीज कराएंगे, मतलब हम फ्रीज कराने का मतलब है इसको ठंडा करेंगे। तो आप ये बोल सकते हो कि पहले वाटर जो है, वाटर सॉल्वेंट है, इसके क्रिस्टल पहले निकलेंगे, ठीक है। क्योंकि देखो आप इस क्वेश्चन को देखो, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। कैसे समझोगे, देखो ग्राफ पे समझ सकते हैं। आपने ग्राफ बनाया था डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट वाले का, कुछ ऐसा करके, कुछ ऐसा, ठीक है, और कुछ ऐसा ऐसा बनाया था। तो ये हमारी सोल्यूशन वाली कर्व थी, ये हमारी सॉल्वेंट वाली कर्व थी, ठीक। तो आप बना सकते हो कि जब सोल्यूशन जो होता है उसको जब हम करते हैं ठंडा, तो यहाँ पहले सॉल्वेंट जो होता है ना, जो चीज सॉल्वेंट होती है वो पहले सॉलिड बनती है। तो सॉल्वेंट यहाँ वाटर है, ये पहले सॉलिड बनेगा। तो पहले देखो ये सॉलिड की लाइन होती है, ये सोल्यूशन की लाइन है, ठीक है। तो यहाँ सोल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट होता है वो पहले सॉलिड बनता है, ठीक। तो पहले सॉल्वेंट जो है वो क्रिस्टलाइज करेगा, वो सेपरेट हो जाएगा, सॉलिड बनेगा। तो यहाँ इसका आंसर वाटर है, ठीक, ग्लूकोज नहीं है, ठीक है। तो ये किसी एक सीरीज में क्वेश्चन डाले थे दो, कंफ्यूज करने के लिए इस बार, ठीक। पहला तो बिल्कुल आसान है, दूसरे में थोड़ी कंफ्यूजन आपको हो सकती है, ठीक है, लेकिन आप सॉल्वेंट वाला टिक कर लेना चलेगा, ठीक। इसकी ये एक्चुअल में एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन हम इतनी टेंशन नहीं लेंगे इसके ऊपर। तो आप बस इतना याद रख सकते हो कि जहां सॉल्वेंट होगा वो पहले फ्रीज करेगा, तो जो पहले फ्रीज करेगा उसके क्रिस्टल पहले बाहर निकल जाएंगे, ठीक। तो नेक्स्ट देखते हैं हम, ये देखो ये दूसरे सीरीज के दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, तो ये आप आराम से कर सकते हो। देखो दूसरा जो है, दूसरा देखो कितना कंफ्यूजिंग करके डाला हुआ है। दूसरा देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो यहां देखो बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, वेपर प्रेशर, सारी ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन इन्होंने कंफ्यूज करके डाला हुआ था इस बार, ठीक। तो अब देखो इन्होंने ये नहीं डाला हुआ, देखो हमने पढ़ा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, हमने ऐसे करके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के नाम पढ़े हैं ना। तो बस आप उसी को यूज करके इसको सॉल्व करोगे। देखो अगर यहां होता डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो फिर ये भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती, ठीक। लेकिन यहां सीधा सीधा बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर दिया है, तो साथ में ऑस्मोटिक प्रेशर भी दिया है। तो हमने जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है उनमें हमने देखा था ऑस्मोटिक प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। हमने ये नहीं पढ़ा कि सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, हमने पढ़ा था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक। तो यहां से बताना है कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर इसका आंसर होगा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखो पहला क्वेश्चन जो है यहां बोला हुआ है कि मोलैरिटी ऑफ द लिक्विड HCl बताओ, मोलैरिटी निकालो। देखो पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। देखो यहां मोलैरिटी निकालनी है। मोलैरिटी जो होती है m होता है, m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स सॉल्यूट के डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये होता है मोलैरिटी। तो यहां लिक्विड HCl दिया हुआ है, उसकी डेंसिटी दी है, मतलब हमें HCl दिया हुआ है, ठीक है, HCl दिया हुआ है, इसकी डेंसिटी दी हुई है हमें कितनी, 1.17,
1.17 दिख नहीं रहा है आपको, देखो डेंसिटी दी हुई है हमें 1.17 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। सीसी का मतलब है क्यूबिक सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, ये दी हुई है हमें डेंसिटी। अब देखो यहां से आप कैसे मोल्स निकाल सकते हो और कैसे वॉल्यूम निकाल सकते हो, ठीक है। तो देखो यहां ये जो डेंसिटी दी हुई है ना, डेंसिटी इज इक्वल टू 1.17 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये दिया हुआ है। इस डेंसिटी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू, देखो डेंसिटी इज इक्वल टू 1.17 ग्राम डिवाइडेड बाई सेंटीमीटर क्यूब, ऐसे लिख सकते हैं। देखो ना 1.17 ग्राम डिवाइडेड बाई, ये पर का मतलब डिवाइड होता है ना, तो पर को हमने नीचे ले लिया पर सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1.17 ग्राम डिवाइडेड बाई, आपको पता है सेंटीमीटर क्यूब मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा, ठीक है। तो आपको मैंने अभी बताया 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml होता है, तो इसको आप 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml लिख सकते हो, ठीक है। अब यहां से आप ये देख सकते हो, देखो ये आपको पता है ये क्या चीज है, ये मास है, ये वॉल्यूम है, ये दोनों मिल गए हमें, मास ऑफ सोल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मिल गया। अब देखो हमें चाहिए मोल्स, ये मास ऑफ सोल्यूशन नहीं, मास ऑफ सोल्यूट है, ये वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है, ठीक, ये दोनों मिल गए हमें। अब देखो 1.17 ग्राम मास ऑफ सोल्यूट दिया हुआ है, मतलब 1.17 ये दिख रहा आपको, यहां करते हैं 1.17 ग्राम मास ऑफ सोल्यूट दिया है, तो मोल्स निकाल सकते हैं इसके, मोल्स इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो यहां से सोल्यूट का मोलर मास निकाल सकते हैं, ये सोल्यूट है, तो 1 + 35.5 करेंगे, क्लोरीन का मास 35.5 होता है, तो यहां से आएगा 36.5, 36.5, यहां से निकल जाएंगे मोल्स, ठीक है। मैं यहां से निकाल देता हूं एक बार कैलकुलेटर पे, 1.17 डिवाइडेड बाई 36.5, यहां से आएगा 0.032, यहां से आएंगे मोल्स 0.032। तो हमने निकालनी है मोलैरिटी, तो मोलैरिटी के लिए हमें लिखना पड़ता है ऊपर मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो वो कितने निकले 0.032, डिवाइडेड बाई नीचे लिखना पड़ता है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो डेंसिटी दी है हमें सोल्यूशन की, तो वॉल्यूम यहां से निकाल सकते हैं ना, देखो 1.17 ग्राम है डिवाइडेड बाई 1 ml वॉल्यूम है, तो 1 ml वॉल्यूम यहां हमें दी है, तो हमें वॉल्यूम, मोलैरिटी में वॉल्यूम किस में आती है, लीटर में, तो 1 ml वॉल्यूम को लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाई 1000 होगा, ठीक, तो 0.001 लीटर आ जाएगी वॉल्यूम, ठीक। तो यहां से करेंगे 0.001 लीटर, ठीक है। तो अब यहां से आप अगर इसको डिवाइड करोगे 0.032 डिवाइडेड बाई 0.001, ठीक, यहां से क्या आंसर आएगा, एक मिनट रुको, मोल्स को चेक करते हैं, 1.17 डिवाइडेड बाई 36.5, ये मोल्स ऐसे आते हैं, ठीक है, 0 पॉइंट ऐसे कर दो, 0.03205 भी आता है साथ में। अब इसको अगर हम डिवाइड करेंगे 0.03205 डिवाइडेड बाई 0.001, यहां से आएगा यहां से देखो 0.03205 डिवाइडेड बाई पॉइंट, यहां से आएगा 32.05, तो यही इसका आंसर है, यही मोलैरिटी निकल के आती है, मोल पर लीटर आएगा, ठीक है। ऐसे इसको निकालना है, देखो डेंसिटी दे दी है तो डेंसिटी में सब कुछ ही दे दिया है ना, देखो डेंसिटी अगर दी है हमें इतनी, तो डेंसिटी में मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम भी दी है, तो यहां से ही वॉल्यूम उठाएंगे, यहां से ही उठाएंगे, लिखेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक। ये थोड़े से कंफ्यूजिंग एमसीक्यूज दिए थे इस बार। नेक्स्ट देखते हैं हम मोलैरिटी, ये देखो यहां क्या पूछा है, ये भी आप आराम से निकाल सकते हो, निकालने के लिए थोड़ा साफ करना पड़ेगा, ठीक। अब देखो जो पहला है मोलैरिटी ऑफ 900 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब 900 ग्राम ऑफ वाटर जो है इसकी मोलैरिटी निकालनी है, ठीक। तो मोलैरिटी होता क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ये आपको फार्मूला आना चाहिए बस, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, ठीक है। अब देखो यहां हमें बोला हुआ है सीधा सीधा 900 ग्राम ऑफ वाटर की निकालो, ठीक।
तो पहली चीज है हमें 900 ग्राम ऑफ वाटर के मोल्स निकालने पड़ेंगे। तो मोल्स निकालने के लिए आपको पता है 900 ग्राम हमें वाटर दिया है डिवाइडेड बाई मोल्स। मोल्स वाटर के कैसे निकलेंगे? मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास होता है, तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास देखो, वाटर का फार्मूला H2 होता है ना, इसका मॉलिक्यूलर मास 18 होता है, तो मास अपॉन मोलर मास करेंगे तो यहाँ से मोल्स ऑफ वाटर निकल गए। ठीक, 900 डिवाइडेड बाई 18 करेंगे तो मोल्स ऑफ वाटर यहाँ से निकल जाएंगे। 900 डिवाइडेड बाई 18 करेंगे तो 50 मोल्स आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, 50 मोल्स, मतलब ये ऊपर वाला तो हमारे पास हो गया, यहाँ हम लिखेंगे 50 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? आपको एक चीज याद रखनी है कि वाटर जितने ग्राम होता है ना, ठीक है, अगर 900 ग्राम वाटर है तो इसकी वॉल्यूम वाटर के, सिर्फ वाटर के लिए 900 ग्राम है तो 900 ml इसकी वॉल्यूम होगी। ठीक, अगर वाटर 50 ग्राम है तो इसकी वॉल्यूम 50 ml होगी, क्योंकि वाटर की डेंसिटी 1 होती है। ठीक है, तो हम ग्राम को ml में लिख सकते हैं सीधा वाटर के लिए। 900 ग्राम, ये आपको मैंने पहले भी बताया है चैप्टर के दौरान। ठीक, 900 ग्राम वाटर है, इसकी वॉल्यूम 900 ml लिख सकते हैं। तो अगर 900 ml लिखी तो हमें यहाँ वॉल्यूम लीटर में चाहिए, तो 900 ml वॉल्यूम है यहाँ। ठीक है, इसको लीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? 900 डिवाइडेड बाई 1000 करेंगे, तो यहाँ से 20 जाएंगे, 0.9 लीटर आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 0.9। ठीक है, अब 50 डिवाइडेड बाई 0.9 करोगे तो आंसर आ जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 55.55 आंसर आएगा इसका। ठीक है, यहां से आएगी मोलैरिटी 55.55, यही इसका आंसर है। मोल एम आगे लिखा हुआ है कैपिटल एम, मोलर। ठीक, 55.5 यही आंसर आएगा। कुछ भी नहीं किया हमने, मास हमें दिया था, मोल निकाल लिए, तो वाटर है तो वाटर के लिए हमने इसी मास को वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लिया, इतना आसान था। अब देखो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ऐसा हमने कल किया भी था क्वेश्चन। देखो यहां बोला हुआ है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बताओ, 1 m यूरिया, 1 m ग्लूकोज, 1 m NaCl। मैं ऐसे लिख देता हूं, 1 m यूरिया, 1 m ग्लूकोज, 1 m NaCl। इनमें पूछा हुआ है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की रेशो बताओ। ठीक है, रेशियो बतानी है। ठीक, अब देखो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है ना, यहां I यूज होगा, I वेंट हाफ फैक्टर यूज होगा। ठीक है, वेंट हाफ फैक्टर यहां यूज होने वाला है। ठीक है, देखो आपको पता है ये जो यूरिया है ये होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है। ठीक, मतलब अगर हम इसका 1 मोल डालेंगे पानी में तो जो कल का लेक्चर है वो यहां यूज होगा। ठीक है, लास्ट लेक्चर। देखो यूरिया नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है, ग्लूकोज भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है। अगर इसका हम 1 मोल डालेंगे 1 मोल पार्टिकल्स ही रहेंगे, इसका भी 1 मोल डालेंगे 1 मोल पार्टिकल ही रहेंगे। NaCl जो होता है ये इलेक्ट्रोलाइट होता है, इसका 1 मोल अगर हम डालेंगे तो ये 2 मोल हो जाएगा, ये आपको पता है। NaCl को जब हम डालते हैं तो Na प्लस Cl माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब आपको बताना है तीनों में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो आपको पता है हम इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं, इसको थर्ड मान लेते हैं। ठीक है, तीनों की रेशियो आपको बतानी है। तो डेल्टा TF होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, ये बराबर होता है KF इंटू M के। ठीक है, और ये कल हमने जब मॉडिफाई करके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज लिखी थी तो हमने हर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के साथ I लगाया था, वेंट हाफ फैक्टर लगाया था। ठीक, अब देखो अगर इसको 1, इसको 2, इसको 3 माने तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, डेल्टा TF1 इंटू डेल्टा TF2 इंटू डेल्टा TF3, यही रेशो हमें बतानी है। तो डेल्टा TF1 की जगह हम लिख सकते हैं I1 इंटू KF तो वही रहेगा, इंटू मोलर, कितने मोलर दिया हुआ है यहाँ 1 मोलर, तो यहाँ कॉन्सेंट्रेशन 1 लिख दो। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन तीनों में 1 है। ठीक, या सीधा M लिख दो, चलो कॉन्सेंट्रेशन सेम है ना तीनों में, देखो तीनों में 1 मोलर है तो इसमें भी M आएगी कॉन्सेंट्रेशन, इंटू इसमें क्या लिखोगे, डेल्टा TF2 इज इक्वल टू I2 इंटू KF इंटू M। इसमें क्या आएगा, I3 इंटू KF इंटू M, ये आएगा। ठीक, समझ में आया आपको? ऐसे क्यों लिखा मैंने, क्योंकि हमने तीनों के डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में रेशो बतानी है, तो हमने एक को 1 मान लिया, एक को 2, एक को 3 मान लिया, तीनों को रेशो में कन्वर्ट कर लिया। फिर डेल्टा TF का जो फार्मूला होता है उसको हमने I तीनों के लिए अलग होगा, I तो अलग होगा ना, I तीनों के लिए अलग होगा, KF तीनों के लिए सेम लिख दो और कॉन्सेंट्रेशन तीनों के लिए सेम लिख दो। अब आपको पता है यहां से क्या कैंसिल हो सकता है, ये KFM तीनों के लिए कैंसिल हो सकते हैं।
ठीक है, आपको पता है के एफ कॉन्स्टेंट होता है, एम इन तीनों में सेम है, एम होती है कॉन्सेंट्रेशन, तीनों में 1 मोलर दिया हुआ है। तो आप बोलोगे यहां से क्या आएगा, I1 इंटू I2 इंटू I3 ये आएगा। हमने क्या करना है कि I की वैल्यू निकालनी है, I क्या होता है वेंट हाफ फैक्टर, तीनों के लिए I की वैल्यू निकालनी है, बस वही रेशो होगी। अब आप मुझे बताओ ये यूरिया है, ठीक, तो ये अगर हम 1 मोल इसका डालेंगे, ठीक है, वो आगे जाके भी 1 मोल ही रहने वाला है, तो इसकी I की वैल्यू क्या आएगी आपको पता है, अगर 1 मोल डालेंगे 1 मोल ही रहेगा तो I की वैल्यू आ जाएगी 1। ये ग्लूकोज है, इसका भी अगर हम 1 मोल डालेंगे सल्यूट, 1 मोल सल्यूट डालेंगे, आगे जाके 1 मोल ही रहेगा, तो अगर आगे जाके 1 मोल ही रहता है तो I की वैल्यू 1, ठीक। ये NaCl है, ये अगर हम NaCl का 1 मोल डालेंगे, 1 मोल डालेंगे तो आगे जाके Na प्लस प्लस Cl माइनस में कन्वर्ट होगा, आगे जाके 2 मोल्स हो जाएंगे तो I की वैल्यू आ जाएगी 2। तो बस इसके लिए I की वैल्यू 1, इसके लिए I की वैल्यू 1, इसके लिए I की वैल्यू 2, तो बस यही आंसर है 1:1:2, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ठीक है। बस हमने I की वैल्यू की बेस पे देख लिया इसको। तो अगर आपने वेंट हाफ फैक्टर पढ़ा है तो आप आराम से इसको कर सकते हो। थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं तो आप ये पॉइंट लिख लो, देखो ये मैंने अभी लिखा था यहाँ डेल्टा TF1 इज टू डेल्टा TF2 इज टू डेल्टा TF3, ऐसे करके मैंने लिखा था, ये आप क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, बस यहाँ खत्म ही हो गए। यहाँ मतलब ये 2024 के क्वेश्चन से देखो थोड़े से मुश्किल थे, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो ये क्वेश्चन है, तो ये भी किसी एग्जाम में पूछा हुआ है, ये भी आप देख लो, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा करते हैं इसको, तो थ्योरेटिकल है, ये 5 मार्क्स का पूछा हुआ है, लेकिन ये 2024 का नहीं है। देखो एक्सप्लेन करना है टर्म्स को, लोअरिंग फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड को आप एक्सप्लेन कर सकते हो, जो नई डेफिनेशन है फ्रीजिंग पॉइंट की मैंने आपको बताई थी वो लिख सकते हो। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को एक्सप्लेन कर सकते हो, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट ये भी बताया था, इसको भी कर सकते हो। उसके बाद देखो पूछा हुआ है रिलेशनशिप बिटवीन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, वही जो हमने किया था ना, कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट या फिर मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, वो डिराइव करना है, ठीक है। आर में देखो क्या दिया हुआ है, व्हाट आर नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, ठीक है। और उसके बाद देखो आगे बोला हुआ है ग्राफिकली बिहेवियर एक्सप्लेन करो पॉजिटिव और नेगेटिव डिविएशन का, आपको पॉजिटिव डिविएशन और नेगेटिव डिविएशन का ग्राफ बनाना है, ठीक है। और आगे एक्सप्लेन द रीजन, रीजन बताना है पॉजिटिव और नेगेटिव डिविएशन के लिए, ठीक। बस ये तो आप कर ही लोगे, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन वाला लेक्चर देख लो, ठीक है। तो ये ही थे हमारे इतने ही क्वेश्चंस थे जो हमने करने थे। तो इस साल 2024 के जो ऑब्जेक्टिव थे थोड़े से कंफ्यूजिंग थे, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, हो सकता है 2025 में भी ऑब्जेक्टिव कंफ्यूजन वाले हों, लेकिन सब्जेक्टिव में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, आपको मेहनत करनी है, ठीक, ठीक है। तो ये हमारे हो गए 7 सालों के क्वेश्चंस। तो कैसे आपको सॉल्व करने सब कुछ मैंने बता दिया। इनमें किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई डाउट है तो आप टेलीग्राम पे मेरे से पूछ सकते हो, वहां हम और अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और वो जो ब्रेकली हार्डली मेथड और नॉर्मेलिटी, ये 2 टॉपिक मुझे लग रहा है कि मैंने नहीं कराए, इनकी मैं अलग वीडियो बना के कल डाल दूंगा, ठीक है। कल इसी सोल्यूशन वाली प्लेलिस्ट में आप चेक करना, वो आपको मिल जाएगी। और अगर आपको मेरे लेक्चर से कुछ समझ में आता है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इस लेक्चर को या फिर इन लेक्चर्स को शेयर कर दो, तो मेरा भी थोड़ा सा फायदा होगा, ठीक है। और अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करना। तो फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ाई करो, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।